नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में बात करेंगे देश की तमाम सियासी खबरों की, राजनीतिक दलों के एजेंडे की और 5 राज्यों के चुनावों में चल रही तीखी तेज सियासत की। इस वक्त में जानेंगे कि क्या है इन खबरों के पीछे का एजेंडा। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां फॉर्म 6 के बहाने सियासी जंग तेज हो गई है और बंगाल में एसआईआर ने चुनाव में एक सियासी हथियार के तौर पर सामने आया है, जो ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच टकराहट का कारण भी बन रहा है और इसके पीछे का एजेंडा भी समझने की जरूरत है। बात होगी केरल की, जहां पर युद्ध संकट के बीच सियासी अवसर ढूंढने का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने टर्म दिया है कि ये सियासी गिद्ध की तरह आचरण कर रहे हैं। और बात केरल के उस वार पलटवार की करेंगे जहां पर एक दूसरे को एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस और सीपीएम चोर तक ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोना चोर 10 जनपद कैसे पहुंचा, यह सवाल इस समय केरल की सियासी हलकों में तारी है। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब और इसके साथ ही साथ इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे इस वक्त के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार ये जो सारा इस वक्त पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उस संकट से उबरकर किस तरह से जो वितरण प्रणाली है उसको ठीक दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। इससे जुड़ी भी खबर हम आपको दिखाएंगे, इससे जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी ने असम के गोगामुख में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, असम में बीजेपी लगाने वाली है जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की लगेगी हार की हैट्रिक। केरलम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। केरलम में राजनाथ सिंह और नितिन नवीन की जनसभा, तो कांग्रेस ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। केरलम में अब कांग्रेस सीपीएम के बीच चोरी का आरोप प्रत्यारोप। सीएम पिनराई विजयन का सबरीमाला गोल्ड केस में सनसनीखेज दावा। मुख्य आरोपी की पहुंच 10 जनपद तक। सोनिया गांधी के साथ जारी मुख्य आरोपी की फोटो ने जनता के बीच छेड़ी नई बहस। बंगाल में चुनावी बवाल। ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग का सियासी संग्राम जारी। सीईओ दफ्तर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प, सड़क पर टकराव। चुनाव आयोग की 2 टूक, जनता को गुमराह न करें सियासी दल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 7 अप्रैल तक पूरी होगी सभी एडजुडिकेटेड मामलों की सुनवाई। और आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू। बैंकिंग व्यवस्था समेत पैन, फास्टैग समेत कचरा प्रबंधन पर भी बदले नियम। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां एसआईआर जो है वो डे 1 से सियासत का हथियार बना है। चुनाव में सियासी हथियार के तौर पर उभरा है एसआईआर और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लेकर शायद ही कोई शोरगुल सुनाई दिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे चुनावी मुद्दा बनाकर टीएमसी इस पर ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। यह बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को तूल देकर वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि एडजुडिकेशन के सभी मामले की सुनवाई 7 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। वहीं 47 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है अब तक, जिसे राज्य चुनाव आयोग हर दिन सप्लीमेंट्री लिस्ट के तौर पर प्रकाशित कर रहा है। जाहिर है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मुद्दा नहीं बना तो अब चुनाव के दौरान फॉर्म 6 जमा करने को लेकर हंगामा जारी है। मंगलवार को सीईओ कार्यालय के बाहर फॉर्म 6 को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश तक देखने को मिली है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सोमवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को डेपुटेशन देने सीईओ कार्यालय पहुंचे थे। ये आरोप लगाया गया
कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी आरोप को लेकर टीएमसी ने सीईओ कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन किया। जाहिर है टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। नतीजतन सीईओ ऑफिस के सामने झड़प इसी एजेंडे के रूप में देखी जा सकती है। राज्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ कहा है कि फॉर्म 6 को लेकर तृणमूल द्वारा किए जा रहे हंगामे का कोई औचित्य नहीं है। तो इस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीधा लाइव। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए जो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने समीक्षा की है, आगामी खरीफ के लिए जो जितने भी आदान सामग्री है उसकी तैयारी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले इस क्षेत्र में बीज आता है। बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो राज्यों के साथ आंकलन किया गया है, इस खरीफ में 166.46 लाख क्विंटल के बीज की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि इसमें पीपीटी में दर्शाया गया है, सभी जितने भी मेन फसल हैं, जितने भी प्रमुख फसल हैं, उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है, 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द, इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है। ये बीज की उपलब्धता अक्रॉस द कंट्री है, मतलब सभी राज्यों में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है। इस क्षेत्र में जो केवल एक थोड़ी अड़चन आई थी कि मक्का हाइब्रिड को सुखाने के लिए एलपीजी की आवश्यकता विगत माह में पड़ी थी, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा समन्वय करके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया और ये बीज का कार्य पूरा हो गया है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द खरीफ दिस सीजन एज वेल एज फॉर रबी, as far as seeds are concerned, we are in a comfortable situation. The next major input which goes into agriculture is fertilizer. Though fertilizer ministry has briefed separately on this day before, the projection which has been done with the states in consultation with them is for an area coverage in this current kharif for 1391.71 lakh hectares of area, basing on which the requirement of fertilizer has been worked out, which would be 390.54 lakh metric ton, and 46% is already available as the opening stock for the current season, which is a fairly good amount available, because by thumb rule, the opening stock is about 1/3 of the requirement. On 30th, the secretaries of fertilizer as well as agriculture jointly took a VC with all the state agriculture secretaries, in which it was emphasized that the macro availability should translate into an equitable and a timely distribution in the last mile. States have also been requested to take up special drives so that there is no hoarding or black marketing or cross-border smuggling or diversion of fertilizer to non-agricultural uses. In August of last year, there was a campaign started for Dharti Mata Bachao Andolan Bachao Samitis at the Gram Panchayat, subdivisional and the district level. The states have again been requested to mobilize these local committees for monitoring as well as equitable distribution. In this meeting, the innovative practices undertaken by states like Madhya Pradesh, Haryana and Telangana were also shared with the states, which made the distribution of fertilizers simpler. For instance, in Telangana, they have a app for booking urea. It's a urea app. Farmer can book it. He knows when to go for it. He knows how much quantity he would get, so that there's no crowding or no fear psychosis at the local level. So these good practices, the Haryana's Meri Fasal Mera Bureau and Madhya Pradesh e-Vikas has been shared with the other states. The third major input is agrochemicals. There are 3 types of agrochemicals: insecticides, herbicides and fungicides. India is one of the larger producers of agrochemicals, as you can see from the slide. Sufficient quantity of agrochemicals are available. The states have also been asked to encourage biopesticides and other sustainable methods, so we are in a comfortable position with agrochemicals as of today. The price situation is also being monitored for the wholesale prices of all agro commodities.
By and large, they are within the normal range as they have been in the past few years. And the prices of the top crops, tomato, onion, and potato, are in the range and are showing an improving trend at the wholesale level. Thank you. Thank you. Now we'll have updates from Petroleum Ministry. Over to you, Sujata ji. नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया है और मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल का दाम 2 रुपये कम किया गया था, जो अभी भी बरकरार है। घरेलू उपभोक्ताओं को इंटरनेशनल जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में, उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो। इस सब के बावजूद प्राइस वही मेंटेन है और इसके फलस्वरूप हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अंडर रिकवरी भी है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि घरेलू बाजार में एटीएफ और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है। इसलिए मैं ये आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की क्वांटिटीज उपलब्ध हैं और मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी लिए हैं और इन सभी कदमों के चलते मार्च 1 महीने में लगभग 3,25,000 कनेक्शंस को गैस दी गई है, गैस सप्लाई चालू की गई है। इसके अलावा 2,85,000 नए कनेक्शंस दिए गए हैं और 3.5 लाख नए कंज्यूमर कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग 60% है और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस है, सऊदी सीपी बेंचमार्क है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। $522 से $780, जो लगभग 44% इंक्रीज होता है। लेकिन इस सब के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर में के प्राइस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्राइस इंक्रीज से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी होगी, पहले भी हुई है और भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट भी किया है इस अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए। आपको जैसे पता होगा 2023 में भारत सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए थे इसी तरह के लॉस को कवर करने के लिए और 25-26 में भी इसी तरह लॉस को कवर करने के लिए भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट अप्रूव किया। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 92% डिलीवरी बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। लगभग 81% डिलीवरीज
विद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ हो रही हैं और डिलीवरी नॉर्मल है। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 70% तक सप्लाईज को इंश्योर किया है। इसके चलते लगभग कल तक एक महीने में 55,000 टन से भी ज़्यादा कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है और 5 किलो के सिलेंडर लगभग 3.9 लाख 23 मार्च से सेल हुए हैं। कल एक दिन में लगभग 65,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। एडिशनल कैरोसिन भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल और 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स ने इसके संबंध में एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी भी कई सारे र्यूमर मॉन्गरिंग्स होती है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश होती है, उस सब को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है और ये भी कहा है कि वो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग दें ताकि सही इंफॉर्मेशन सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इस संबंध में कई सारे राज्य हैं जो अब ब्रीफिंग इशू कर रहे हैं। लगभग 17 राज्य प्रेस ब्रीफिंग रिलीज कर रहे हैं और एनफोर्समेंट एक्शन में भी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। कल लगभग 2800 रेड हुई और लगभग 500 सिलेंडर्स को सीज किया गया। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और पिछले एक महीने में लगभग 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मेरा आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अनुरोध है कि पैनिक बाइंग से बचें, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। धन्यवाद। Thank you. Now I would request Mr. Asangba from Ministry of Civil Aviation to give his updates. Good afternoon and namaskar. As we are all aware, this morning there was a very significant announcement by the Ministry of Petroleum and Natural Gas regarding prices of ATF, that is aviation turbine fuel. The Indian aviation industry has welcomed this important decision and strategic decision by the Government of India to implement this limited increase of 25% on aviation turbine fuel prices for domestic scheduled carriers on domestic routes. This measure provides critical relief as global energy markets face unprecedented surges due to the disruptions in West Asia. This intervention will ensure that domestic operational costs of Indian carriers remain manageable. For the Indian carriers, where fuel typically accounts for around 40% of total operating expenses, this move prevents a potential industry-wide crisis. The limited increase of 25% on the ATF price will allow airlines to maintain competitive pricing for domestic travelers, avoiding the additional fuel surcharges that would have been necessary under a market-linked pricing mechanism. The Indian airlines have also informed that such calibrated measures are critical for maintaining operational stability and financial sustainability in a challenging global environment, while also protecting passenger interests and supporting the overall resilience of the aviation sector. I would like to inform you that on a daily basis, more than 4.5 lakh passengers fly on domestic routes every day. And this announcement this morning will benefit all these passengers. The priority of the government is to ensure that air travel remains accessible, and this measure will also support the broader economy by ensuring the smooth movement of cargo and maintaining vital air connectivity for trade and logistics.
Thank you. Thank you. Now I would request Mukesh Mangalji from Shipping Ministry to give the updates. नमस्ते। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज पश्चिमी एशिया की क्षेत्र की ताज़ा स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है तथा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियन मिशंस एंड मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सभी इंडियन सी फेरर सुरक्षित हैं तथा पिछले 48 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। वेस्टर्न पर्शियन गल्फ रीजन में अभी कुल 18 इंडियन फ्लैग्ड वेसल हैं, जिनमें करीब 485 इंडियन सेफेरर सवार हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी शिपिंग, शिप ओनर्स, आरपीएसएल एजेंसीज तथा इंडियन मिशन के साथ कोऑर्डिनेशन लगातार करके मॉनिटरिंग कर रहा है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है तथा अब तक कुल 4,769 कॉल्स तथा करीब 9600 से अधिक ईमेल हैंडल कर चुके हैं। इनमें पिछले 24 घंटे में 70 कॉल और 245 ईमेल प्राप्त हुई हैं। डीजी शिपिंग ने अब तक इस रीजन में से 964 से अधिक इंडियन सी फेरर की सेफ रिपेट्रिएशन सुनिश्चित की है तथा पिछले 24 घंटे में 5 सी फेरर वहां से आए हैं। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन सामान्य बने हुए हैं तथा पिछले 24 घंटे में किसी प्रकार के कंजेशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी स्टेट के मैरीटाइम बोर्ड्स ने निर्विघ्न संचालन की कंफर्मेशन हमको दी है। मिनिस्ट्री सी फेरर की सेफ्टी, वेलफेयर तथा अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियन मिशंस तथा मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाए हुए है। धन्यवाद। Thank you. Now Randeep ji from NEA. Thank you, ma'am. On the diplomatic front, we continue to remain engaged with the international community at large. Prime Minister spoke with Prime Minister of the Netherlands, His Excellency Mr. Rob Jetten, on Monday, 30th March, that is. Both leaders discussed ways to further strengthen bilateral ties, but at the same time, they also exchanged views on the situation in West Asia and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. Our External Affairs Minister also, he had a conversation yesterday with Portuguese Foreign Minister, His Excellency Mr. Paulo Rangel. Both exchanged views on the West Asia conflict, aside from discussing matters of bilateral nature. Just want to give you an update on Indian nationals in Iran. We've had so far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 1,171 Indian nationals. This includes 818 Indian students to exit Iran via land border into Armenia and Azerbaijan, and from there our nationals have been flying back to India. Of these, 977 crossed over into Armenia and 194 into Azerbaijan. We thank the authorities in Armenia and Azerbaijan for their support in facilitating the safe transit of our nationals from Iran. Thank you. Thank you. Asim ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and West Asia region. We are according utmost priority to the safety, security and welfare of the large Indian community in the region. Our dedicated special control room is operational to assist Indian nationals and their families, and we continue to coordinate closely with state governments and union territories to share information and align our response efforts. Our missions and posts across the region are working continuously, operating round-the-clock helplines, and remain actively engaged with the Indian community associations, organizations, and Indian companies spread across the region. Regular advisories are being issued, providing updated information for our nationals, students, seafarers, and resident Indian communities. Our missions remain in close touch with the local governments. They are proactively addressing issues and concerns being raised by Indian nationals, including facilitation for visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where there are airspace restrictions, and providing logistical support where required. We are paying special attention to the welfare of Indian students in the Gulf countries. Government is making every effort to see that students' academic year is not impacted.
Our missions are in regular touch and are actively coordinating with local authorities, Indian schools in the region, concerned boards, and the National Testing Agency. Academic concerns, particularly those related to CBSE, ICSE, Kerala boards, and JEE and NEET examinations, are being addressed through regular outreach to parents and students. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 598,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 90 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait and Bahrain airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Gulf Air of Bahrain have been operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. In attacks yesterday in Dubai, 3 Indian nationals sustained minor injuries. They are receiving medical treatment at local hospitals, and 1 has since been discharged. Our consulate is in close touch with the injured Indian nationals and their families and is rendering all assistance to them. As you are aware, an Indian national tragically passed away on March 11th in an incident on MT Safe Sea Vishnu off the coast of Iraq. In a separate attack in Kuwait on March 29th, another Indian national had unfortunately lost his life. Mortal remains of both the deceased Indian nationals have arrived earlier today in India. We have been in regular touch with their families and express our deepest condolences to them at this difficult time. Thank you. Thank you. Now we'll take questions from the first row. Okay, 4 and 67. Hi, Sukalp from the Indian Express. My first question is to Sujata ma'am. Ma'am, could you help us understand the math of this ATF, the staggered, protracted price increase that has been affected? Because the ministry in the morning tweeted saying that 25% increase is being passed on, saying that it accounts for 15,000 rupees per kiloliter. Whereas in the same tweet, the ministry also mentioned that market link pricing would have dictated a doubling of the ATF price, which would have taken the price up by about 1 lakh rupees. So how is 25% of 1 lakh rupees 15,000 A? And when you look at the actual price increase undertaken by Indian Oil, they have actually just increased the price by about 8,000 odd rupees, 8,500 rupees. So again, how does the math work out between what the company has done and what the government has announced? And if there is actually there's a difference between the figures, then is IOC going to again increase the prices within the next few days? B, I also wanted to understand, after petrol, diesel and LPG, now effectively there will be under recoveries on ATF as well, obviously. So is there any plan from the government side to support the OMCs, considering that they're bleeding a lot of money on sales of other fuels? 67. Then 22. Thank you, ma'am. Sapna Das here from CNBC TV 18. My question is to Rata, ma'am. So something similar to what Sukalp has asked on the same lines, like how much would have happened the ATF high per litre if the government had not capped it at ₹15, today's increase? How much loss are the OMCs bearing on ATF after today's decision?
the loss, not really the under recovery? And what does staggered quote unquote mean in the sense that today's ATF price increase is mere 8.6%. So by when will the remaining 25% be passed on? And one more question for JSEC Mukha. You said that possibly additional fuel surcharge will not be levied after today's increase. Is that right, sir? Thank you. 22 also. मेरा सवाल मंगल सर से है। ये जो कल एक खबर चली थी, एक शिप जो है कैरिंग इरानियन ऑयल इज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया बट इन आवर facility of Kandla port. So is there any update on that and by when it is reaching? Okay, we can take 145 also. Ma'am, Prakash Pradarshi from ET Now. I had asked this question a few days back. I'm asking it again. Oil Ministry says that the under recovery on petrol is roughly around 25 rupees per litre, whereas it is roughly 105 rupees per litre on petrol. So why is such a huge difference between these two? Sujata ji will get. Under recovery on petrol is at rupees 5 per litre, sorry 24 per litre, and on diesel it is roughly 105 per litre. We can have the replies. Sujata. ATF का it's a deregulated product. So जैसा कि मैंने अपने ब्रीफ में भी आपको बताया कि क्रूड का इंटरनेशनल प्राइस हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली और क्रूड का इंटरनेशनल खरीद प्राइस कंपनी को बढ़ने की वजह से ये ज़रूरी था कि जो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ प्राइस पास ऑन हो। इसी क्रम में ATF के प्राइस में इंक्रीज हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि फुल प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं शेड्यूल्ड, वहां पर पार्शियल इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स एयरलाइंस हैं या इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, वहां पर कंप्लीट द कॉस्ट हैज बीन पास्ड टू द कंज्यूमर्स, पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। जहां तक डोमेस्टिक शेड्यूल के बारे में जो स्टैगरिंग की बात है, लगभग 21 रुपए या 20 रुपए 98 पैसे के आसपास पर लीटर इंक्रीज है। और अगर आप नॉन शेड्यूल को देखें तो दिस इज मोर देन 110 रुपीज। सो दैट्स व्हाट इज द आंसर। आगे कब होगा आई कैन नॉट से इट नाउ बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन एट एप्रोप्रिएट टाइम। That may be because of the base price and the retail price. So I'm talking about the retail price. So there is base price on which certain taxes are also built up. So I'm telling you yes. So I'm giving you the complete picture, the final picture for the airlines. So that's one. दूसरा आपने कहा कि MS के ऊपर 24 रुपए पर लीटर अंडर रिकवरी है तो HSD के ऊपर 105 रुपए अंडर रिकवरी क्यों है? इसका बेसिक रीजन ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग है दैट इज लिंक्ड टू सर्टेन इंटरनेशनल बेंचमार्क्स और उस बेंचमार्क्स में डिफरेंस होने की वजह से इस प्राइसिंग में भी डिफरेंस देखा जाता है। व्हाट एल्स? I have already told you that I have already given you the answer. So, जो 25% इंक्रीज बोला जा रहा है वो बेस प्राइस पर 25% इंक्रीज है। अगर आप डेल्टा का अगर देखें, जो डेल्टा इंक्रीज है उसका इट इज हार्डली 21%। So, I think rest of the things are policy matter. I cannot comment it right now. Okay. Thank you. We will go to Shipping Ministry. I think that has been answered. Staggered also, I have given you the answer to protect the domestic travel. The partial increase has been done.
When the full will be done, I cannot comment it right now because government will decide at appropriate time. That's why I said these are policy decisions. Thank you. Ministry of Civil Aviation, Yeah. remarks, please. Okay. There was a limited question on the additional fuel surcharge. I think we are all aware that how the ATF pricing works is that on the first of the month, the ATF prices are announced, which is valid for the entire month. And based on that, since this crisis in West Asia started affecting especially the global energy market, started in the late part of the previous of February, and then of course the entire month this crisis was happening. So the airlines, seeing that the potential increase in prices would be there from 1st April, that is today, the airlines, some of the airlines had started levying a fuel surcharge. I think we're all aware of that. Some of them, this happened probably about a couple of weeks back. Now, this intervention, which was announced today, will effectively make sure that this thing, either the airlines will now recalibrate their pricing and then and pull back the fuel surcharges, or they will calibrate it in such a way that, but the calculation is such that it will not lead to further additional surcharges. So yeah, and obviously consequently not passed on to the passengers. So that is the answer. So the economics of every airline has their own way of calculating their financials and their economics. So they will do their due diligence, and I'm sure they will come up with and it's an open market, it's a competitive market. So obviously they will do their due diligence before pricing. There was a question about ship carrying Iranian oil to Wadinar port. So, as we know that oil companies are buying cargo from varying sources, and as such we do not have any specific information on this particular vessel. And as we know that already 6 Indian flagged vessels have, passed that Strait of Hormuz. 4 have already reached, and 2 are expected to reach shortly to Indian ports. Thank you. Questions from the third row? Yeah. 190, 76, 17 and 11 then. I'm Sahil from ANI News Agency. My question is for JS Mocha. To what extent are the Indian airlines currently hedged against the fuel price volatility, and does this ATF policy intervention reduce the urgency for hedging strategies? Thank you. Yeah, again, see, every airline has their own strategy. We can take the questions first. We can take all the questions. Okay, sorry. Yeah. Hi, sir. This is Amit Bhardwaj from India Today. Again, question from Mocha. Because there is no clarity, I believe there has been some inputs given by the Petroleum Ministry, but the question remains that the staggered word, by when do you see there's a plan to further pass on the burden of increased ATF onto the airlines and further to the passengers, number one. Number two, you said that there is a possibility that surcharges could be, taken back by the airlines. However, what we are learning through the industry insiders that they are planning to bring in surcharges possibly on the routes where they have monopoly, and there could be the airfare could remain same on the routes where there is competitive market or less passenger footfall. So any clarity on that, and more so on the staggered part, if we can get a clear timeline, if at all the government has one. 17 and 11. Hi, this is Atul Mathur from the Times of India. My question is for the Petroleum Ministry. We are hearing a lot of stories about migrant population going back to their hometowns. You have said that FTL cylinders are being sold to them, and 3.9 lakh have been sold so far since 23rd of March, and 65,000 yesterday. What was the number of FTL sold before, during the pre-conflict days? And do you think these numbers are adequate to kind of cater to this kind of population? And where do people get them? Because I checked 3 agencies today and none of them have had these cylinders. So where to procure these cylinders from?
Hello, Rituraj here from Mint. My question is for Petroleum Ministry. In the morning, we saw the prices of ATF on the IOCL website. They showed 115% increase to rupees 2 lakhs per kiloliter. Then it was revised later. So was it a mistake on the part of the company, or it was a decision to revise it which was taken later? And another question, today I think premium petrol prices have been increased. So after the excise cut, was this price hike warranted? Thank you. Okay, we can take one last here, 4 number. My question is for Sujata ma'am. There have been some reports that Japan is in discussions with India for some swap of crude oil and LPG. Can you share any details on that? Mr. Sangha, you will answer first. Okay, so I think basically on 2 fronts. One is on the hedging. I think again, like I mentioned, airlines are, it's a deregulated market. So airlines have their own strategies how to calculate their economics and how to calculate the financials. So we leave to that, but we leave it to the airlines to calculate that. And this is true even for pricing of the fares, which is again linked to the surcharge part. So now airlines, they will, like I said, they will recalibrate, and of course, but we also have a very robust mechanism to monitor the fares. So if there's any abnormal surges in fares, then that is where the Civil Aviation Ministry also intervenes. So, but considering the fact that this intervention, because like I said, if it hadn't been for this, the pricing of ATF would have gone up probably 100%. And if you correlate it to the fact that 40% of operation costs is ATF for airlines, so that impact would have been quite, I would say, substantial. And then we also, I think all of us also aware that the Indian aviation industry is extremely price sensitive, because the moment the price rises significantly, then the demand also will come down, because other modes of travel become the chosen way. So that's how it works. So I think from that perspective, the airlines will do the, like I mentioned, I used the word due diligence, and I think that's what will happen in the days to come. As far as Tigard, I cannot comment on that. It's something which my colleague here has already mentioned, and it's an evolving process, because I think this, in fact, this entire process has started because of certain situation that has arisen in West Asia. So as the situation evolves, I'm sure the government will also calibrate its responses and strategies accordingly. Thank you. ATF में क्या इंक्रीज हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है. दूसरा, आपने मुझसे पूछा माइग्रेंट लेबर के बारे में. मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ. आज की तारीख में हमारे पास 33.5 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक कंजम्पशन है. अगर हम इस आंकड़े को देखें तो एज फार एज एलपीजी कनेक्शंस आर कंसर्न, वी आर वेरी क्लोज टू सैचुरेशन. इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 10.5 करोड़ लोग जो इस 33.5 करोड़ में सम्मिलित हैं, उनको कनेक्शन दिए गए हैं. और इन सारे लाभार्थियों को गैस सब्सिडाइज रेट पर दी जाती है. आम उपभोक्ता के मुकाबले लगभग 300 रुपए सस्ती गैस का सिलेंडर इनको मिलता है. उज्ज्वला लाभार्थियों में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर भी हैं जिनको कनेक्शन दिया गया है और जो 14 किलो वाला सिलेंडर रेगुलरली प्राप्त करते हैं. माइग्रेंट लेबर के संबंध में मैं इनफैक्ट 5 kg FTL के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑन एन एवरेज जो फिगर रही है वो 70-75 हज़ार पर डे की रही है, जो हमारे आंकड़े हमें बताते हैं. और हम ऑलरेडी लगभग 65,000 के आसपास ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं. तो दीज आर द फिगर्स एंड देयर इज एनफ सप्लाई ऑफ द FTL सिलेंडर. अगर कहीं पर ज़रूरत है तो और भी दिया जा सकता है. ये कहाँ मिलते हैं? ये अभी आज की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है, और कोई भी आदमी अपना ID प्रूफ ले जाकर
ये 5 किलो का सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। प्रीमियम पेट्रोल के बारे में आपने पूछा मुझसे कि एक्साइज ड्यूटी कम की है। Then, I mean, in this regard, I will like to tell you that premium petrol constitute less than 4% of our petrol sale. हमारी हमारी घरेलू मार्केट में जितना पेट्रोल सेल होता है उसका 4% से भी कम प्रीमियम पेट्रोल है। जो एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन की गई है वो जो बाकी 96% हमारे उपभोक्ता हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको प्राइस राइज से बचाने के लिए, प्राइस इंक्रीज ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जापान का स्वैपिंग ऑफ क्रूड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। थैंक यू। FTL is a commercial cylinder. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you. तो अब देख रहे थे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम एशिया के संकट पर बताया गया कि देश में पर्याप्त क्रूड भंडार है और सभी जो रिफाइनरीज हैं हमारी वो फुल स्विंग में और पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। भारत के पास ऊर्जा भंडार की कोई कमी नहीं है। LPG सिलेंडर्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इसको लेकर के किसी भी तरह की अफवाह के झांसे में ना आए। पिछले 48 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित किसी घटना की सूचना नहीं मिली है इस क्षेत्र में। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सभी फसलों के बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सभी राज्यों में उपलब्ध हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जो फ्लाइट की सिचुएशन है वो ओवरऑल सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारत की लगातार जो कड़ी नज़र है वो बनी हुई है। तो स्थितियाँ वर्ल्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में है, लेकिन भारत में लगातार इन स्थितियों को बेहतर करने की और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो सिलेंडर्स हो या दूसरी चीज़ें हो, उसको बेहतर करने की लगातार कोशिश की गई है और अब तक जो स्थितियां हैं वो अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब चर्चा होगी पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर छिड़ी सियासत पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर, जहां सियासी हथियार बन गया है SIR। जी हाँ, बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से SIR की शुरुआत हुई है तब से कुछ ना कुछ लेकर के इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के ममता बनर्जी और वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR को लेकर शायद ही कोई शोरगुल सुनाई दिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे चुनावी मुद्दा बनाकर TMC इस पर ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को तूल देकर वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि एडजुडिकेशन के सभी मामलों की सुनवाई 7 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। वहीं 47 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये जानकारी भी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, जिसे राज्य चुनाव आयोग हर दिन सप्लीमेंट्री लिस्ट के तौर पर प्रकाशित करता है। जाहिर है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मुद्दा नहीं बना तो अब चुनाव के दौरान फॉर्म 6 जमा करने को लेकर हंगामा जारी है। मंगलवार को CEO कार्यालय के बाहर फॉर्म 6 को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश तक देखने को मिली। TMC के अभिषेक बनर्जी सोमवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को एक रिप्रेजेंटेशन देने CEO कार्यालय पहुंचे थे। ये आरोप लगाया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी आरोप को लेकर TMC ने CEO कार्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया। जाहिर है TMC इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। नतीजा CEO ऑफिस के सामने झड़प इस एजेंडे के तौर पर सामने देखी जा सकती है। राज्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि फॉर्म 6 को लेकर तृणमूल द्वारा किए जा रहे हंगामे का कोई औचित्य ही नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 के जरिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विवादित या लंबित मामलों में नाम जोड़ने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी तरह से जो ट्राइब्यूनल गठित किया गया है उसके पास है। इसमें सीईओ का कोई अधिकार है ही नहीं। अगर कोई ट्रिब्यूनल के काम में हस्तक्षेप करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, इसलिए इस विषय में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल यह है कि राज्य चुनाव आयोग के पास कोई ऐप नहीं है जो किसी का नाम जोड़े या हटाए। ये एक प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी चुनावी भाषणों में ये बता रही हैं कि सिर्फ उनके दबाव के कारण ही लोगों के नाम नहीं कट रहे हैं। तो आखिर फिर यह हंगामा क्यों बरपा? उधर चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर करके प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश जारी रखी है। चुनावी हिंसा को काबू करने और राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए आयोग ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती देकर टीएमसी ने आखिर क्या संदेश देने की कोशिश। और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही है। पहली बार जो वोटर बनता है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं वोटर नहीं है, प्रथम बार जब अप्लाई करता है तो फॉर्म 6 होता है। एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अगर आप स्थानांतरण करते हैं एक स्टेट से अन्य स्टेट में या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप फॉर्म 8 भरते हैं उसमें। फॉर्म 6 तो जब ही होगा आपका जब आपका जो है वोटर रोल में नाम नहीं है। और इसका वेरिफिकेशन जो है फॉर्म 6 की किसी को वोटर ऐड करने की खाली पावर ईआरओ की है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का कहना है कि अब फॉर्म 6 जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, चुनाव आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है। What we have said that under the scheme of the Act and rules and under the spirit of the orders of the Supreme Court passed earlier, there is no scope to deposit Form 6 at this stage. But the Election Commission has said it can be deposited. But it is an oral observation of the Supreme Court, that this cannot be done. वहीं कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का बंगाल में गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। अब कर्नाटक में अप्रूव हो गया था किस तरह से ऑनलाइन वोटर को उड़ा दिया जाता है, और फॉर्म 6 फॉर्म 7 दोनों का दुरुपयोग भारी पैमाने पर किया। वो महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में भी किया, हरियाणा में किया, बिहार में तो अति कर दिया, अब बंगाल में भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि कई बार नेताओं को भी फॉर्म 6 फॉर्म 7 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया तो जो नए वोटर्स नाम जोड़ने के लिए अगर सामने आ रहे हैं तो उसमें दुरुपयोग कैसे होगा, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि आरोप लगाने के लिए कई बार आरोप लगाया जाता है। बहरहाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत बुरा हाल होने वाला है। आरजेडी जैसा हाल हुआ, एसपी जैसा हाल हुआ, इससे बदतर हाल होगा यहाँ टीएमसी का, देख लीजिए आप। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ ऋषभ तिवारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिंद्य सेन रॉय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत। सौरभ दत्ता के पास चलेंगे। सौरभ, इस वक्त फॉर्म 6 को लेकर के मारपीट की स्थिति सामने आ गई है। क्या माना जाए कि ये जो एसआईआर को लेकर के एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ के निकालना रहता है, उसी का ये एक एक्सटेंशन है? अब और कुछ नहीं तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 पर घमासान। निखिल, देखिए, सोमवार से जो घटना घट रही है बंगाल में, सोमवार को पहली बार अभिषेक बनर्जी जो अपनी चुनावी प्रचार मंच से सीधा
कलकत्ता चले आए हैं और कलकत्ता आकर सीओ कार्यालय के बाहर आकर उन्होंने फॉर्म 6 जमा किया और एक वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज करके कहा था कि बंगाल को जो प्यार करते हैं चुनाव आयोग के वो जो अंदर के जो ऑफिसर्स है वो इन्होंने वीडियो दिया। फिर कल देखा गया कि कल शुभेंदु अधिकारी समीक भट्टाचार्य का एक डेपुटेशन का प्रोग्राम था और उसी वक्त जो बीएलओ मंच 1.5 महीने से उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग के बाहर वहां पे मंच बना के है, पंडाल करके रखा हुआ है, वो लोग वहां पे चले आए, स्लोगन शाउटिंग दिया और स्लोगन शाउटिंग करके एक समय ऐसा हुआ कि उस पूरे एरिया में हलचल मच गया। उन्होंने हाथापाई किया, बाइक तोड़ दिए और आज भी वहां का जो परिस्थिति है वहां पे काफी झड़प होने की खबर आ रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। और इसके चलते कोलकाता पुलिस ने उस सारी जगह को बीएनएस के जो पहले 144 धारा थे अब बीएनएस के तहत वहां पे और भी सारे स्टेटों में वो कानून का वो धारा उन्होंने लागू किया है। और साथ ही साथ और एक तरफ और एक जो खेमा कांग्रेस का जो खेमा है वहां पे प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस के बाहर टिकटों को लेकर जो उनके जो कार्यकर्ता है उनके भीतर असंतोष है, उसके जरिए कांग्रेस के भीतर एक हाथापाई हो गया और उसमें भी एक कांग्रेस वर्कर्स का खून गिरा है। लेकिन ये जो सारा पूरा मामला है, इस पूरे मामले में एक बात सबको झिझक रही है कि अभी 23 अप्रैल को पहला फेज है, आज 1 अप्रैल है और रहा 22 अप्रैल और उसके बाद 6 दिन। अच्छा, आपकी बात लगभग आ गई है सौरभ, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऋषभ तिवारी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, अनिल सिन्हा रॉय जो कि टीएमसी के विचारों के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर और सौरभ दत्ता जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ दत्ता बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ हैं ग्राउंड जीरो पर और किस तरह से जो एक आपस में चुनाव आयोग को लेकर के बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक संकट जैसी स्थिति बनी हुई है। एक बात और थोड़ी हास्यास्पद भी बताई कि कांग्रेस के लोगों के बीच में भी टिकट को लेकर मारामारी है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, लेकिन कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी हसरतें हैं। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? तब जबकि ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 तो नए नाम जुड़वाने के लिए है, कोई ऐप नहीं है जिसके जरिए सीईओ ऑफिस कोई नाम जोड़ता हो, तो एक के बाद एक नए कोई ना कोई नया चीज लेकर के सामने आते हैं और उसके बाद उस पर विवाद की स्थिति होती है और उस पर संग्राम छिड़ता है, उस पर कोर्ट तक जाती है टीएमसी। निखिल, मैं सौरभ के ही बात में थोड़ा सा और आपको अपडेट कर दूं। सॉरी, अपडेट ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई थी। जी जी। और जैसा आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात अभी तक आई, कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा गया है कि 47 लाख जो एडजुडिकेशन के केस की सुनवाई थी वो काम लगभग पूरा हो चुका है कल की तारीख तक। बाकी जो बचे हुए हैं उसका डेडलाइन 7 अप्रैल तक है।
तो इसका मतलब है साफ साफ है कि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो नॉमिनेशन के पहले जी मुझे लगता है कि जो 60 लाख 62 लाख जो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केसेज हैं उसका निपटारा हो जाएगा। जी सबसे रिमार्केबल चीज ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत मजबूती से कही कि जो लोगों का ट्रिब्यूनल में, जैसे अब कल से ट्रिब्यूनल की सुनवाई होगी, उसमें जो केसेज आएंगे उसकी सुनवाई के बाद ये ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि वो उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों का नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो भारत के नागरिक नहीं है। जी इस बात को हम थोड़ा सा इसको गंभीरता से देखें कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर ये बात अगर अभी किसी का रोल में नहीं आ पाया तो इसका मतलब नहीं है कि तुरंत कि वो मान लिया जाए कि वो भारत का नागरिक नहीं है। इन सब चीजों के बाद कोर्ट का आप देखिए एक एक चीज के लिए सारी मामलों का अपने खुद सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर रहा है, लेकिन हंगामा पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। वजह सिर्फ एक ही वजह है, वो है सियासी। जी सियासी वजह का कारण अगर आप देखिए कि ममता बनर्जी कहती है ये हम हैं, ये ममता बनर्जी है, नहीं तो 5 करोड़ लोगों का वोट उड़ जाता। जी अब सवाल है क्या ममता बनर्जी एसआईआर करा रही है या ममता बनर्जी एसआईआर को रोक रही है? अगर एसआईआर को ममता बनर्जी रोकती तो डे फर्स्ट में वहां एसआईआर ही नहीं होता। तो अगर ममता बनर्जी का इसमें कोई भी भूमिका या कोई भी दबाव काम नहीं आया है जी तो इसलिए ये फॉर्म 6 आया है। इसलिए आप 1 महीने पहले फॉर्म 7 देखा था जी, और इसलिए आप कभी 1 महीने पहले आपने बीएलओ की मौत पे हंगामा देखा था जी। तो ये लगातार हंगामा बता रहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर को जिंदा रखना चाहती है। लोग भूल रहे हैं इतने लोगों में 74-75 लाख लोगों के नाम अब तक कटे हैं। सिर्फ 30,000 लोग 30,000 मैं कह रहा हूं वो अब तक ये अपने नाम को करेक्ट करवाने या वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अभी तक एप्लीकेशन आया है जी। और उसके बाद ये हंगामा बता रहा है कि इस मामले में इस बार टीएमसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात का जवाब आनंद सिन्हा रॉय देंगे कि ये आखिर जो हंगामा बरपा हुआ है आनंद जी, इसको जब आप देख रहे हैं कि पहली बात तो 74 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उस पर अगेंस्ट में केवल 30,000 लोग सामने आए हैं। फिर आप ममता बनर्जी ये बार बार कह रही कि भाई एसआईआर को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर तमाम सारे आरोप भी लगाए हैं। वो कहती कि 5 करोड़ लोगों के नाम कटने से उन्होंने रोक दिया। फिर ये नाम जो कट रहे हैं फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो यानी ये दोनों तरफ कैसे चल सकते हैं आप? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग को कुछ कहे तो बीजेपी के डर लगता है, बीजेपी को आंखों में सीने में लगता है। हम चुनाव आयोग के कुछ पूछे तो बीजेपी को सीने पे लगता है। क्यों लगता है भाई? तुम भी कुछ चाहिए तो पूछो ना। हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो बंदा भर भर के जो फॉर्म 6 लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? ये बंदा कौन है? और दर्द किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। भाई हम तो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और बीजेपी को क्यों डर हो रहा है? भाई जवाब तो इलेक्शन कमीशन देंगे, नहीं तो एक बोल दीजिए ना इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक ही है, बोल दीजिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई पूछ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन डर लगता है तो बीजेपी को। अरे सुनिए ना, ये डर अच्छा लगता है, बीजेपी के डर मुझे अच्छा लग रहा है। अब क्या है, एक आदमी 30,000 फॉर्म लेके जा रहा है। भाई हम तो देखा महाराष्ट्र में, हम देखे बिहार में, यूपी में फॉर्म 6 भर के फिर स्पेशल ट्रेन से भर के लोग आके चुनाव के दिन वोट देके निकल गया। भाई हम पूछ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने कई फॉर्म ले लिए, कई जगह पे नाम डाल दिया और कई बार वोट डाल दिया, आप ये कहना चाहते हैं? आप पूछ रहे तो इलेक्शन कमीशन से भाई जवाब दे रहे। नहीं, ये वाला जो आपने आरोप लगाया कि एक आदमी कई फॉर्म लेकर जा रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर क्लियरिटी चाहता हूँ। बीजेपी वाले को नहीं तो पूछ रहे, बीजेपी वाले को क्यों दर्द हो रहा है? हमको ये बोलिए। हम टीएमसी वाले हमारे लिए नहीं जाते, हम लोगों का अधिकार वो तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है, ये पहले बताइए। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। दर्द हो रहा है, हाँ, मुझे ये दर्द हो रहा है। देखिए, ये टीएमसी का वोटर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। मुझे इसलिए डर हो रहा है, जो लोग यहाँ का रेसिडेंस है उनको चुनाव पे भाग लेने के लिए हम लोग
खड़ा रहेंगे, उनको उनका अधिकार के लिए हम रहेंगे। तो उनको कौन मना किया है? जो वो मना कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मना कर रहे हैं। कहाँ मना किया? इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना किया? आप बताइए, चलिए बताइए, इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना किया? सर आज इसको समझा दीजिए सभी लोगों को। विनोद जी ने एक बात तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन ये बात नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, अच्छा आप लोगों का अगर फाइनल लिस्ट निकल दिया उसके बाद नाम ऐड होगा कैसे, ये पूछा इलेक्शन कमीशन चुप है। ये बात विनोद जी को पता नहीं चला। विनोद जी को पता है, विनोद जी वही बात बोलेंगे जो आपको और कुछ लोग नहीं इलेक्शन कमीशन या कोई भी, सुनिए तो भाई, ये जो प्रक्रिया है ये सतत प्रक्रिया है। ये कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, या हम आप हो या चुनाव आयोग हो, कि इसके बाद कोई चुनाव से संबंधित काम पश्चिम बंगाल में रुक जाएगा। लोग जो 18 साल के होंगे वो वोटर नहीं हो सकेंगे। जो पश्चिम बंगाल में नया आदमी कहीं से आएगा यहां पर बसेगा वो वोटर नहीं हो सकेगा। वो तो हो सकेगा, इसमें कौन सी नई विद्या पढ़नी है? नहीं बात तो वो है, बात ये है कि भर भर के फॉर्म 6 भर रहे। हम पूछना चाह रहे हैं कि ये दूसरी स्टेट का लोग है कि पश्चिम बंगाल का लोग है, ये बात हम पूछने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुप, मुझे पता नहीं है बोल रहा है। बात इसका आंसर दे रहे बीजेपी वाले लोग, कैसे दे रहे पत्थर छोड़ के, कैसे दे रहे तोड़मोड़ करके। अच्छा ठीक है, अब आप, लेकिन आपने ये बताया कि आप लोग क्यों दुखी हैं, ये आप नहीं बता पाए। आप लोग क्यों इतने आक्रोशित हैं ये नहीं बता पाए। तो खैर हम उनसे तो पूछ लेते हैं। बीजेपी वाले चोर है, बीजेपी वाले मौका ढूंढ रहा है किसी भी तरह चोरी करने के लिए। ये चोरी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। हम जनता बोल रहे कि भाई सामने आओ, लोगों का वोट से चुनाव लड़ो, चोरी करके क्यों इलेक्शन कमीशन को लगाओ। ऋषभ तिवारी जी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से उनको डर लग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद जी। वो कह रहे हैं बीजेपी से हमको डर लग रहा है, फॉर्म 6 के नाम पर बाहर के लोगों का वोट डलवा देंगे वो। सभी को मेरा नमस्कार जी। लंबे दशकों तक, लंबे सालों तक रोहिंग्या को अपने पलकों में बैठाकर गोदी में झुलाकर वोट दिलाने वाले आज कह रहे हैं कि बाहर से भर भर के वोट आ रहा है। अरे इतना गिर गए हैं लोग, हताशा में बेहताशा होकर इतना बेचैन और इतना बौखला चुके हैं कि मांस बात से लेकर कहां से कहां चुनाव को लेकर जा रहे हैं। पॉइंट 1 समझने की जरूरत है सर। ये वही विपक्ष है जब महाराष्ट्र के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो कहता है वोट बढ़ गए, बिहार के अंदर कटते हैं तो कहता है वोट कट गए, झारखंड में हम चुनकर नहीं आए 6,25,000 वोट बढ़े, और खासकर उस इलाकों में बढ़े जो बंगाल से टच्ड है और जहां पे डेमोग्राफी चेंज है और मुस्लिम बहुमूल्य जगह बन चुका है। वो जगह जिसकी पाकुड़ हो, लोहरदग्गा हो, जामताड़ा हो, कई जगह वहां पे इनको कुछ नहीं दिखा दिक्कत। लेकिन अब मैं इनके बात पे आता हूं सर, क्योंकि ममता बनर्जी समझ चुकी है कि चुनाव हम हार रहे हैं, और डर के आगे दीदी है, और दीदी के अंदर बस रहा तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण के भय के कारण निकल रहा मांस भात वाला वक्तव्य है। तो इतनी बेचैनी इन लोगों के अंदर बढ़ चुकी है, हार की, हताशा की। फॉर्म 6 क्या होता है साहब? फॉर्म 6 होता है कि कहीं आपका नाम कट गया या पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ने का है तो वो जोड़े ना, तो भैया किसको जोड़े? रोहिंग्या को, घुसपैठिया को। तकलीफ यही है जो इनके पोसे हुए माफिया और रोहिंग्या के नाम कट गए, तो अब लग रहा है कि भैया जेन्युइन लोग कैसे जुड़ जाएंगे। हमें तो अपने गुंडे को जोड़ के रखना था, गुंडागर्दी करना था, क्लब कल्चर फैलाना था, तो क्लब कल्चर वाले लोग कट गए, और जो देश हित राज्य हित से जुड़ना चाहते हैं उनमें इनको दिक्कत है। और एक बात ये बार बार करें, भैया सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से तो भाजपा काहे को बोलती है? सर हमको इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम भी नहीं बोल रहे, लेकिन आपके नेता, आपके प्रवक्ता, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री जब कहती है कि भाजपा के एजेंट है इलेक्शन कमीशन, भाजपा की बी टीम है इलेक्शन कमीशन, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है और बिल्कुल रूप से स्वच्छ रूप से काम कर रहा है। ये हम नहीं कहते भाजपा इक्वल टू देश है, मोदी जी इक्वल टू देश है। क्या करें साहब, हमारी कार्यशैली जो डायरेक्ट अंत्योदय मूल मंच से राष्ट्रहित और राजहित से जुड़ती है, तो आपको देश से जुड़ा दिखता है, देश से जुड़े कार्य में आपको विपत्ति होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। तो भाई साहब खाओ इस देश का तो गुनगाओ भी इसी देश का। रोहिंग्या का इतना गुनगान मत गाओ, 2-4 दिन बचे हैं, चिल्ला चिल्ली कर लो। और पहली बात, किसी को नाम कटा है फॉर्म 7 भर लो ना साहब, जाकर फॉर्म 7 में भरो कि नाम काटना है तो फॉर्म 6 से फॉर्म अपना वोटर ऐड कराओ, ऑनलाइन जाओ, सबमिट कराओ।
लेकिन जबरदस्ती सीओ के पास कोई ऐप नहीं, वहां जाके ड्रामा करेंगे, फुटबॉल के लिए पैर तुड़वा के ड्रामा करेंगे, उसके बाद कभी रोड पे निकल के ड्रामा करेंगे। तो ड्रामेबाज सरकार का ड्रामा अंत होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो इस बात का जवाब ले, इससे पहले आनंद सिन्हा रॉय से विनोद मिश्रा कोई एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? मैं निखिल, मैं जो अनिंदो जी अभी जो कुछ सवाल उठाए थे और मुझे उन्होंने बताने के लिए कहा, तिवारी जी तो बहुत शानदार उनका जवाब दे रहे थे, तो वो बीजेपी और टीएमसी जाने, लेकिन वो जो कुछ चीज मुझसे जानना चाह रहे थे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर आपको याद होगा अनिंदो जी कि बिहार में 62 लाख नाम कटे थे, और नाम कटने के बाद आपको याद हो ये भी होगा कि चुनाव के पहले फेज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो नाम जिनका कटा है वो नाम जुड़े जाएंगे, और आपने देखा कि उसके बाद भी बिहार में 4 लाख लोगों के नए नाम, और उसके बाद लोगों ने अपना करेक्शन किया, 10-11 लाख नाम जुड़े थे। रही बात पश्चिम बंगाल में, आपने देखा होगा 1 महीना पहले आपके टीएमसी के लोग फॉर्म 7 को लेके पूरी तरह से आंदोलनरत थे। जहां जहां फॉर्म 7 देखा और उसको बीजेपी वाले को ये बता रहे थे, और पुलिस तक ने भी कई गाड़ियों को सीज कराया था। सौरभ इस बात का गवाह है कि कई गाड़ियों को सीज किया गया कि इसमें फॉर्म 7 क्यों रखा हुआ है। फॉर्म 7 है कि जहां जिस इलाके में लोगों को लगता है कि ये वोटर यहाँ का नहीं है और उसका नाम है, तो उसके लिए फॉर्म 7 अप्लाई करता है कि भाई ये वोटर यहाँ के नहीं है। ये फैसला करना तो चुनाव आयोग का काम था, लेकिन फिर टीएमसी के लोग क्यों इसके लिए बाड़ा पीटी कर रहे थे बस। तो फॉर्म 6 जो है, वो फॉर्म 6 का भरने का जो प्रक्रिया है, वो टिल डेट तक में लोग अपना नाम ऐड कराते हैं कि भाई हम इसमें इतने तारीख तक का जो चुनाव आयोग ने दिया है कि इस तारीख तक का 18 वर्ष तक का कोई होगा तो वो अपना नाम फॉर्म 6 भर सकता है। अब इसको आप मुद्दा बनाए हैं। आपने मुद्दा इसलिए बनाया है सर कि एसआईआर का मामला आपके हाथ से निकल गया है, आपके पास कुछ भी कहने को नहीं है। तब आप ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आपको ओवैसी को भी बताना है, आपको कांग्रेस को भी बताना है, और आपको कम्युनिटी को बताना है कि इसकी रहनुमाई सिर्फ ममता बनर्जी करती है। यही आपका दर्द है। ठीक है, आनंद सिन्हा राय जवाब दीजिए। सौरभ जी, आप मेरे को एक बात बोलिए, तो आपने कभी रोहिंग्या देखा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ और विनोद जी को भी पूछ रहा हूँ। मैं तो नहीं देखा। रोहिंग्या दिखने में कैसा होता है? ये कौन लैंग्वेज में, सुनिए ना, ये कौन सा लैंग्वेज में बात करता है, पहले ये बता दीजिए। देखिए, हम तो देखा नहीं। अगर आप तरफ जी आपको अगर दिखा गया तो बोलिए जे हाँ मैं देखा, ये इस भाषा पे बात करते हैं, ये दिखने में ऐसी है, ये चलता है ऐसे। और विनोद जी से भी हम पूछ रहे नहीं, रोहिंग्या देखा नहीं। कि इतना भर के रोहिंग्या हमारे देश में है। ये तो तिवारी जी बोल रहे हैं कि भर के रोहिंग्या घुसपैठिया, रोहिंग्या कहाँ है? तो रब जी को तो बता दीजिए। एक दूसरा बात ये है, देखिए बीजेपी वाले को पश्चिम बंगाल में कोई उन लोगों का कुछ है नहीं, जनता के पास वो जाते नहीं है, उन लोगों का कोई संगठन है नहीं। वो लोग क्या करते हैं? हर टाइम ईडी, सीबीआई, अभी तो एनआईए में भी जुड़ गया। ठीक है, सर, चीजों बहुत बात हो चुकी है। मुझे लगता है कि किसके पास क्या है ये जनता डिसाइड कर लेगी। समय चूंकि बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि ऋषभ तिवारी जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दें। ऋषभ जी थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। सर, मैंने रोहिंग्या देखा है, मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है। और मैं कहा देखा हूं, मैं देखिए समय बता रहा हूं सर। रोहिंग्या कैसा होता है मैं समझाता हूं। रोहिंग्या वो होता है जब एसआईआर की राष्ट्र नीति से चलती प्रक्रिया में झोला और बोरा लेके बॉर्डर पे दौड़ते नजर आता है, कुदक के, तो वो देखा है मैंने। मैं वो देखा है जब पलायन के लिए माथा पे टोकरी लेके गांव के गांव खाली हो जाता है और ममता बनर्जी सीना पीटने लगती है कि अरे मेरा वोटर चल गया, जिसके लिए उसको मैंने देखा है। मैंने देखा है उस वोटरों को जब यहाँ पे फॉर्म भरने की बात होती है तो भागता है बॉर्डर पे कि हमको बांग्लादेश भेज दो साहब, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। हमने देखा है, हमने भारत में राजनीतिक को भी देखा है। सुनिए भाई, सुनिए, भागते हुए लोगों ने देखा है, टीवी पर शॉर्ट चले अमित सिन्हा राय जी। हम लोग जो बात कह रहे हैं उसको बोलने तो दीजिए, जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए। तो ये सबने देखा टीवी पर, वो तस्वीरें आई हैं लोगों के भागते हुए, तस्वीरें आई हैं ना। ये बताइए आपने देखा नहीं देखा? हमारे सारे बाकी पैनलिस्ट बताएंगे। ये जो जनता देख रही है इसको कार्यक्रम, वो भी जानती है कि भाई भागते हुए लोगों ने देखा है, सर पे टोकरी रख के भागते देखा, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अब उनकी बात पूरी होने जाने दीजिए। भाई आनंद सिन्हा रॉय का जो ऑडियो फेडर है वो डाउन करिए अगर वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो।
अमित शाह जी को गाली क्यों दे रहे हो भाई? बॉर्डर के हाल ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है तो हम अपनी बहस में ये खत्म करते हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है तो हम बहस में ये खत्म करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ऋषभ तिवारी ने जो बात सामने रखी कि सर पे टोकरी रख के भागते हुए रोहिंग्या को तो देखा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये शायद मेरी इस बात से, जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं वो भी और दर्शक भी, वो भी इस बात से मुतमईन होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ऋषभ जी आपका, आनंद जी आपका, विनोद जी और सौरभ आप सभी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि युद्ध संकट के बीच सियासी अवसर ढूंढने का आरोप कौन कर रहा है, गिद्ध की राजनीति, इस पर करेंगे बात। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और युद्ध संकट के बीच सियासी अवसर ढूंढने का आरोप, जी बिल्कुल, पश्चिम एशिया की धधकती रेत पर छिड़ा ईरान अमेरिका संघर्ष अब अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां सैन्य टकराव के साथ साथ आर्थिक युद्ध भी चरम पर है। इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बना हुआ है हरमुज जलडमरू मध्य, वो संकीर्ण जलमार्ग जहां से विश्व के लगभग 20% तेल और गैस का आवागमन होता है। ईरान द्वारा इस जलमार्ग पर नियंत्रण और आंशिक नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन को अस्थिर कर दिया है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जहाजों ने इस मार्ग से गुजरना लगभग बंद कर दिया है और सैकड़ों टैंकर समुद्र में ही ठहरने को मजबूर हो गए हैं। युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन हमलों और समुद्री माइंस के जरिए समुद्री रास्तों को भी खतरनाक बना दिया गया है। वैश्विक तेल बाजार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुई है और आपूर्ति संकट की आशंका और गहराई है। इस बीच भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इसी मार्ग पर निर्भर है, विशेष रूप से भी प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि संकट के बावजूद भारत ने आपूर्ति को संतुलित रखने में उल्लेखनीय सफलता पाई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कूटनीतिक प्रयासों और सूझबूझ के चलते कई भारतीय जहाज सुरक्षित मार्ग से निकलने में सफल रहे हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार ने घरेलू स्तर पर गैस और ईंधन के वितरण को प्राथमिकता देते हुए आम जनता पर प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने जनता की समझदारी और संयम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने कठिन समय में धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, लेकिन इस कठिन दौर में देश के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय सियासत चमकाने के कांग्रेस के रवैये पर पीएम मोदी ने तीखा प्रहार किया है। गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना राजनीतिक गिद्ध से करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और संकट के समय में राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश में भय का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत सरकार ने इसे देश की जनता पर प्रभाव इसका नहीं पड़ने दिया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैला रही है ताकि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अफरा तफरी मची रहे। पीएम ने जोर देकर कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में देश को एकजुटता की जरूरत है, न कि डर फैलाने की। जाहिर तौर पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रचनात्मक सहयोग का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने सरकार को क्या सहयोग दिया। उनके बयानों से अगर लोगों के बीच डर और भ्रम फैलता है और अफरा तफरी का माहौल बनता है तो कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल जरूर उठेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुजरात के बनासकांठा में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश संकट की घड़ी में एकजुट है और विपक्ष सियासत चमका रहा है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाज नहीं आ रहे।
इसी सियासी षड्यंत्र में सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो हम आपसे इस पूरे विषय पर ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे। किस तरह से आपूर्ति बरकरार है, किस तरह के जो युद्ध की स्थिति है उसको देखते हुए? देखिए, जहां तक युद्ध की स्थिति है तो उसमें एक बात बताऊं कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने यहाँ मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है। वहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में है और वे जा रहे हैं, कुछ देशों की बैठक बुलाने जा रहे हैं कि उसमें ज्वाइंटली किस तरीके से काम किया जा सकता है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके। उसमें इटली और फ्रांस जैसे देश भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे ब्रिटेन और यूरोप यूनियन के बीच में ये पहली बैठक है और जिस तरीके से ब्रिटेन ने पहले मना किया था अमेरिका को कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, बाद में उन्होंने बेस देने की बात कही, लेकिन अभी भी यूरोप के कई देश जो है वो अमेरिका को इस लड़ाई में बेस देने को तैयार नहीं है। इजराइल को इस लड़ाई में कोई हथियार या किसी तरीके का जो वीपन्स का ट्रांजेक्शन होता है वो करने के लिए तैयार है। इस बीच में जो ये खबर आई है उसके बाद एक दूसरी खबर यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय समय के हिसाब से हो सकता है कि 6:30 बजे एक राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगे। उसमें वो बताएंगे आगे की रणनीति और वे यह बता रहे हैं, ऐसे अनौपचारिक जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कुछ मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा है कि 2-3 वीक का मामला है जो है ये भी युद्ध खत्म हो सकता है। तो निश्चित तौर पे 2-3 वीक भी बहुत कम नहीं होते हैं। 2-3 वीक जो युद्ध में प्रताड़ित जो देश है, वहाँ की जनता है, उसके लिए बहुत बड़ा समय होता है। और लेकिन फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से होती है। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखें तो तीसरी अगर देखें तो भारत की जो स्थिति है कि भारत को भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जरूरत है निश्चित तौर पे, और भारत भी इस मामले में कई देशों के संपर्क में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से बात की थी और पूरी दुनिया के जो देश है उनका ये प्रयास है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से खोला जाए जैसे वो पहले था, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश जो है वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। और भारत अपनी तरफ से आपूर्ति की जो बात है एलपीजी सिलेंडर की हो या उसके अलावा जो तेल और गैस की तेल की बात है, तो सारे जो है वो आपूर्ति हो रहे हैं। आपूर्ति में बाधाएं हैं लेकिन फिर भी जो हमारा स्टॉक है और फिर जो अन्य देशों से लेने का हमने बिल्कुल इस पर लगातार काम हो रहा है। और अखिलेश, आपने जो बात कही ना कि दुनिया के इसमें जो पीड़ित हैं, जो देश जो इससे सीधे जूझ रहे हैं, वो तो संकट में है ही है। सबसे खास बात है कि जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है वो भी इसमें पीड़ित हैं, क्योंकि जलमार्ग बंद होना, जो ऊर्जा जो संकट है, वो एक बड़ा संकट पूरी दुनिया के लिए सामने आया। पूरे विश्व भर के जो बाजार हैं उन पर संकट बनकर आया है। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी बेचारे पीड़ित हैं। ये इस वैश्विक दुनिया की चुनौती है। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का रवैया, मैं चाहता हूं कि आप बहुत संक्षेप में इसको बताएं कि ये दरअसल देश हित में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब रचनात्मक विपक्ष का दावा आप करते हैं तो ऐसे संकट के समय में सियासत करना कहां तक जायज है? देखिए, अभी के शो में अभी मैं इंटरनेशनल ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको मैं सुन रहा था जी। अभी जो जवाब देते हुए जो बताया गया कि अभी अब देखिए कि 75 ये $1 प्रति बैरल का जो दाम है मार्केट में, वो अब 100 के पार चला गया है। लेकिन भारत में जो पेट्रोल है वो आप देखिए कि वो उसी दाम में पेट्रोल डीजल मिल रहा है जो 2022 से मिल रहा है। तो आप बताइए 2 से 3 साल में यहाँ पेट्रोल के दाम 4 साल में बढ़े नहीं,
लेकिन ये आज का देखिए कि शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो उद्धव ठाकरे के पार्टी के संजय राउत कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका की तरह सड़क पे क्यों नहीं निकल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश में प्रधानमंत्री किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब आप बताइए कि जिस देश ने इतने क्राइसिस के बाद पूरे जितने भी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको अभी तक लगातार 1 महीना हो गए युद्ध के, 1 महीना से ज्यादा हो गया, और इसके बाद भी अगर सब आप सोचिए कि उस हालत में भी देश के इतना बड़ा विशाल देश, ऐसे बड़ी डेमोजियोग्राफी में हर घर गैस पहुंचाने की व्यवस्था कायम है, इसके बावजूद अगर नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो ये सच में ये लगता है कि इस आपदा में राजनीतिक गिद्ध ही उनको कहा जाए तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ना भी ये पसंद करेगा कि ऐसा टर्मिनोलॉजी क्यों यूज किया गया। ये अवसर है एकजुटता दिखाने के, जैसे लोगों ने दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लोगों की तारीफ की है वो सच में काबिले तारीफ है कि लोग बाग जरूर एक संयम रख के इस स्थिति को देख रहे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा और अखिलेश तुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी बात है कि जो देश के लोग हैं, जो आम जनता है, वो एकजुट है। काश हमारे राजनेता भी इस बात को समझ पाते और वो भी इसी तरह से एकजुट होकर के देश के लिए एक स्वर में बोलते। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।